नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं एस के यादव आज की क्लास में फिर से मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में एमसीक्यू रिलेटेड बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास लाया हूं। आपको अच्छा लगेगा तो चलिए आप सभी लोग फटाफट लाइव आइए और फिर आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आई थिंक पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस कराए थे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और वे सारे क्वेश्चंस के जवाब आपने अच्छी तरह से दिए थे। आज के भी क्वेश्चंस उसी पैटर्न पर हैं और उसी के आगे का क्वेश्चन है बच्चों। बेसिकली जो कल 25 क्वेश्चन परसों कराए थे उसी के आगे के रेस्ट क्वेश्चंस हैं। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो बच्चों आपको बताएं कि अगर हमारे सफलता क्लासेस के एप्लीकेशंस को आपने रिव्यू ना किया हो तो एक बार सफलता क्लासेस के एप्लीकेशन को अवश्य रिव्यू करना और 5 स्टार से कम मत देना। टीचर्स के नाम भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे कुछ विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वे हम लोगों से पढ़ चुके हैं पहले भी, वे सब जानते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं लास्ट क्लास से रिलेटेड बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कराएंगे आज को। चलिए इसी बात पर आपको क्वेश्चंस देते हैं बच्चे, और 1 मिनट आप वेट करें और फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो बच्चे आपको बताएं कि आज की क्लास में आपको ये क्वेश्चंस हम आपको सारे कराने वाले हैं और जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप जानते हैं कि यह क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि आप इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा बच्चों। तो जस्ट अ मिनट और फिर इसके बाद हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए बच्चों, ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ गया है और अब आप क्वेश्चंस देखेंगे और इसके आंसर्स भी देंगे। चंदा मौर्य, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई चंदा मौर्य? तो चलिए फिर आज के इस विचार के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का स्टेटमेंट है, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। हमारा क्रेडो है बच्चे, सफलता.com का क्रेडो है, साथ रहेंगे सक्सेस तक। अर्थात ये रिकॉर्डेड वीडियो आपके लाइफ टाइम तक रहेंगी। जब भी आप चाहें आप इनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपनी तैयारी को गति दे सकते हैं। तो चलिए अब देखिए, लास्ट क्लास जो पढ़ाया था उसके बाद 25 क्वेश्चन कराए थे, आज 26वां क्वेश्चन है। तो बताएं आपको स्क्रीन शो हो रहा है बच्चे? चंदा मौर्य, ओके वेदांत। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ओके चंदा मौर्य, थैंक यू बच्चे। तो आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु कमांडेड द मराठा आर्मी इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना की कमान किसने संभाली थी? ऑप्शन में देखें, दत्ताजी सिंधिया ने, विश्वास राव सदाशिवराव भाऊ ने, या फिर मल्हार राव होलकर ने। तो आप चाहें तो इसका आंसर बता सकते हैं, बहुत आसान आंसर है बच्चे। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, जिसमें पहली लड़ाई आप जानते हैं कब लड़ा गया, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत की सेकेंड लड़ाई 1556 में अकबर ने हेमू को हराया था। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आया था बच्चों। अहमद शाह अब्दाली मराठों को बुरी तरह से हराया था।
अब इसमें ये बताना है कि मराठा सेनापति कौन था। तो बच्चों आंसर सी पार्ट है, सदाशिव भाऊ। मराठा सेना का सेनापति था सदाशिव भाऊ। और मराठा सेना में इस समय आर्टिलरी मैन अगर आपसे पूछा जाए, आर्टिलरी आर्टिलरी मैन कौन था, तो बच्चे इब्राहिम खान गारदी था तो मुस्लिम। इब्राहिम खान गारदी यह मराठा सेना में तोपची था। आर्टिलरी मैन का मतलब तोपची, तोपों का इंचार्ज था ये। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय मराठा पेशवा कौन था, तो बच्चों पेशवा बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। जैसा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सेनापति तो आपने देख ही लिया, मोहिनी सक्सेना बच्चे गुड मॉर्निंग। सदाशिव भाऊ सेनापति थे, ये सेनापति था बच्चे। मराठा तोपों का इंचार्ज आर्टिलरी मैन इब्राहिम खान गारदी था। पेशवा बालाजी बाजीराव थे। इस लड़ाई में पहली बार मराठे प्लेन बैटलफील्ड में लड़ रहे थे, यानी समतल मैदान में लड़ रहे थे। अन्यथा आप जानते हैं मराठों का स्किल बैटलफील्ड क्या था, गुरिल्ला वॉरफेयर, छापामार युद्ध लड़ते थे, पहाड़ों में लुके छुपे रहते थे। दुश्मन की सेना रात के वक्त जब आराम करती रहती थी, उसी समय वे हमलावर हो जाते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम मराठा सेना पानीपत के समतल मैदान में लड़ रही थी, प्लेन बैटलफील्ड में लड़ रही थी। और मराठे पहली बार ऐसा हुआ जब समतल प्लेन बैटलफील्ड में चारों तरफ इब्राहिम खान गारदी तोपची तो बढ़िया था, सदाशिव भाऊ सेनापति कुशल नहीं थे, और पेशवा भी बिल्कुल बेवकूफ था। लेकिन बच्चे इब्राहिम खान गारदी जो था, इसके अंडर में तोपें काफी कमाल कर रही थी। बट यह है कि इब्राहिम खान गारदी के अंदर में जो तोपें थी वो भारी भारी थी। तोपों को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था, जबकि अहमद शाह अब्दाली की तोपें हल्की थी, ऊंट के पीठ पर रखी गई थी, बड़ी आसानी से मूव करा रहे थे। तो इस तरह से इब्राहिम खान गारदी काफी स्किल्ड था। हाला इब्राहिम खान गारदी को अहमद शाह अब्दाली ने लालच भी दिया था कि तुम मुसलमान हो, तुम हमारी साइड में आ जाओ। लेकिन मुस्लिम होकर भी इसने मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव की सेना का साथ दिया था। तो कुल मिला के कह सकते पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठे बुरी तरह से हार गए थे। मराठा सेना का सेनापति युद्ध में मारा गया था। इब्राहिम खान गारदी को बंधक बना लिया गया था। पेशवा बाजीराव चिंता से मर गया था। केवल 2 मराठे बच पाए थे, एक तो महजदी सिंधिया, दूसरे नाना फडणवीस, जिन्होंने मराठा किंगडम को फिर से स्थापित किया था। बाकी जितने भी मराठा दरबारी थे, नोबल्स थे, मोस्टली मर गए थे। बच्चे इसमें मराठों की गलती क्या थी कि मराठा सिपाही और मराठा दरबारी अपनी पत्नियों को ले गए थे, यमुना दर्शन करने गए थे। अकस्मात इब्राहिम खान ये अहमद शाह अब्दाली ने यमुना क्रॉस करके इनको मैदान में, पानीपत के मैदान में चारों तरफ से घेर लिया। 1 महीने तक महिलाओं को बचाने में लगा दिया। मल्हार राव होलकर को कहा कि आप इन महिलाओं को मैदान से लेके चले जाओ। इंडिया में मराठों का कोई साथ नहीं दे रहा था, जबकि अहमद शाह अब्दाली का साथ उस समय अवध का नवाब सुजाउद्दौला दे रहा था। रोहिल्ला सरदार भी, जिसका नाम था नजीबुद्दौला, उसने भी अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। मराठों को मैदान में खाने पीने की कमी हो गई थी। पशु यानी घोड़े हाथी चारे के अभाव में मर रहे थे, सिपाही भोजन के अभाव में मर रहे थे, मरने से सड़न पैदा हो रहा था। तो बड़ी स्थिति खराब हो गई थी यहाँ पर। तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन, इसका आंसर सी पार्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 27 नंबर का क्वेश्चन है। तो लास्ट क्लास के बाद का क्वेश्चन है बच्चे, दूसरा आज का दूसरा क्वेश्चन। हु वाज द पेशवा व्हेन थर्ड बैटल पानीपत वाज फॉट बिटवीन मराठा एंड अफगान्स?
आई थिंक आप बता सकते हैं मराठों एवं अफगानों के बीच लड़ी जाने वाली पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के समय पेशवा कौन था? ए बालाजी बाजीराव, बी बाजीराव, सी नारायण राव, डी माधवराव। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बच्चों डिस्कस किया था पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा पेशवा का नाम भी हमने बताया था। तो आप लोग बता सकते हैं मराठा पेशवा। तो ए पार्ट इसमें सही आंसर है। इस समय मराठा पेशवा बच्चे बालाजी बाजीराव थे, निकम्मा पेशवा था। आपको बताएं कि सबसे शक्तिशाली पेशवा अगर आपसे पूछा जाए, मोस्ट पावरफुल पेशवा अगर पूछा जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि मोस्ट पावरफुल पेशवा कौन था, तो बाजीराव फर्स्ट। यह सबसे ताकतवर पेशवा था बच्चे। 1720 से 1740 तक इसने लगभग 41-42 लड़ाई लड़ा था, सब जीता था। बाजीराव मस्तानी अगर आपसे पूछा जाए तो यही है, मस्तानी पेशवा बाजीराव फर्स्ट के दरबार में। तो सबसे अधिक ताकतवर पेशवा अगर पूछें तो बाजीराव फर्स्ट को लगाइएगा, जबकि बाजीराव फर्स्ट का बेटा बालाजी बाजीराव निकम्मा पेशवा था बच्चे। यह बेहद निकम्मा पेशवा था। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें। 28 में एट अ टाइम व्हेन एम्पायर्स इन यूरोप were crumbling before the might of Napoleon, which one of the following Governor General kept the British flag flying high in India? ऐसे समय में जब यूरोपीय साम्राज्य नेपोलियन की ताकत के आगे लड़खड़ा रहे थे, तो निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से कौन एक में भारत ब्रिटिश ध्वज को ऊंचा रखा था? भारत में ब्रिटिश ध्वज को ऊंचा रखा था। तो बताइए बच्चों, बताइए आप लोग। ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेस्ली या डी लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो आई थिंक आप जानते हैं। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस में 1792 में आया था और 1815 तक इसने शासन किया था। यानी नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस में शासन था बच्चे। और जबकि वारेन हेस्टिंग का शासनकाल अगर आप देखें तो 1772 से लेकर 1785 तक वारेन हेस्टिंग था। कॉर्नवालिस का शासनकाल इंडिया में 1786 से लेकर 1793 तक था। अब इसी वे में अगर आप देखें तो लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल 1798 से लेकर 1805 तक था। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल बच्चे 1813 से 1823 तक था। तो आई थिंक अब आप आंसर लगा सकते हैं। इंडिया में सी पार्ट लॉर्ड वेलेस्ली का शासन था। और आप जानते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, सॉरी वारेन हेस्टिंग के समय में बच्चों, वारेन हेस्टिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। वारेन हेस्टिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। कॉर्नवालिस के शासनकाल में जमींदारी प्रथा को इंट्रोड्यूस किया गया था। जमींदारी सिस्टम यह लगान का एक नया सिस्टम था। वेलेस्ली के शासनकाल में सब्सिडरी एलायंस सिस्टम को लॉन्च किया गया था बच्चे। सब्सिडरी एलायंस सिस्टम, तो यह वेलेस्ली के समय में आया था। और जबकि लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में रैयतवाड़ी प्रथा आया था, महलवाड़ी सिस्टम आया था। तो जिस समय नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस और यूरोप पर अपना दबदबा जमा रहा था, उस समय इंडिया में लॉर्ड वेलेस्ली था। सहायक संघ के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली ने इंडिया में ब्रिटिश साम्राज्य का फ्लैग ऊंचा कर रहा था। आई थिंक आप जानते हैं सहायक संधि सब्सिडरी एलायंस सिस्टम के द्वारा
लॉर्ड वेलेस्ली ने इंडिया में भारतीय रियासतों को किराए पर ब्रिटिश सेना दिया था। वेलेस्ली ने कहा, रे आपको सेना रखने की आवश्यकता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, आप सेना मत रखो, आप हमें पैसे दो या उतने पैसे के बदले में अपने किंगडम का उतना जमीन दे दो, आप कंपनी की सेना किराए पे ले जाओ। तो इस तरह की पॉलिसी इंडिया में कोई नई पॉलिसी नहीं थी। सबसे पहला यूरोपियन डुप्ले ने अडॉप्ट किया था, बाद में इसको ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने अडॉप्ट किया। वेलेस्ली ने कंडीशनल सब्सिडरी एलायंस सिस्टम को अडॉप्ट किया था 1798 में। वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने 1798 में एक्सेप्ट किया था। या तो वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करो अथवा ब्रिटिश कंपनी से लड़ो, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था। टीपू सुल्तान को कहा तुम भी सहायक संधि कर लो, टीपू सुल्तान ने मना कर दिया। तो टीपू सुल्तान के ऊपर 1798-99 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार थोप दिया, जिसमें टीपू युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। तो बच्चे सी पार्ट करेक्ट है। नेपोलियन बोनापार्ट भी वाटरलू की लड़ाई में हार गया था। नेपोलियन बोनापार्ट वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में। चलिए 29th क्वेश्चन आप देखें बच्चे। इन 1717 which Mughal emperor gave the English East India Company a फरमान granting trade privileges in India? 1717 में मुगल सम्राट ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में विशेषाधिकार प्रदान करने वाला एक फरमान दिया था। कौन सा मुगल किंग था जिसने फरमान दिया था? ए शालम सेकंड, बी बहादुर शाह, सी जहांदार शाह, डी फर्रुखशियर। वेदांत बहुत देर के बाद आंसर दिए हैं आपने और बिल्कुल आपका आंसर सही है। वेदांत के आंसर है भाई डी पार्ट, फर्रुखशियर ने बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों देखिए, मुगल किंग फर्रुखशियर ने यह फरमान 1717 में दिया था। इस फरमान के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में मुफ्त में व्यापार करेगी और मुगल किंग को सालाना केवल 3000 रुपया देगी। तो इस तरह से फर्रुखशियर ने ब्रिटिश कंपनी को फ्री में व्यापारिक अधिकार देकर भारत के व्यापार का शोषण करने का लाइसेंस दे दिया। यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापारिक शोषण स्टार्ट किया था। और बाकी वैसे शालम सेकंड के बारे में अगर सुने हो, हालांकि इसका शासनकाल 1759 से 1806 तक था। बच्चे ऐसा मुगल किंग है शालम सेकंड जो कंपनी की पेंशन पर निर्भर था। कंपनी ने इसको पेंशन दिया था बच्चे, ब्रिटिश कंपनी ने, और कंपनी ने इसको कैदी बना लिया था। दोनों चीजें हैं। ऐसा मुगल एम्परर जो कंपनी की पेंशन पर निर्भर था और ऐसा मुगल किंग जो कंपनी की कैद कर लिया गया था। तो ऐसा कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं, विच मुगल एम्परर वाज द पेंशनर ब्रिटिश कंपनी? शालम सेकंड था। बहादुर शाह दो थे बच्चे, एक तो बहादुर शाह फर्स्ट था, दूसरा बहादुर शाह सेकंड जो कि लास्ट मुगल एम्परर था। बहादुर शाह फर्स्ट का शासनकाल 1707 से लेकर 1712 तक था। सबसे वृद्ध मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट था। 63 साल का बूढ़ा था जब गद्दी पर बैठा। यदि आपसे पूछें कि सबसे ओल्ड मुगल एम्परर का नाम बताइए, तो बहादुर शाह फर्स्ट सबसे ओल्ड एज का मुगल एम्परर था। कहा मुगल किंग अकबर मात्र 13 साल 4 महीने का था, है ना? मुगल किंग अकबर केवल 13 साल 4 महीने का था, सबसे युवा मुगल एम्परर। और वहीं बहादुर शाह फर्स्ट 63 साल का बूढ़ा मुगल एम्परर था। और बच्चे जहांदार शाह 1712 से 1713 तक ये गद्दी पर बैठा। और जहांदार शाह को आप जानते हैं लंपट मूर्ख कहा गया है, यानी वाइजेस्ट फोलिश कहा गया है, यानी लंपट मूर्ख कहा गया है। और फर्रुखशियर इसका शासनकाल
1713 से 1719 तक था, इसको हेटेड कावर्ड कहा गया है। हेटेड कावर्ड कहा गया बच्चों, अर्थात घृणित कायर कहा गया है। घृणित कायर, ऐसा मुगल एम्परर था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा बच्चे 30th क्वेश्चन नंबर, इसको मैच करना है। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान करें। 1775 फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार, गलत मैच है। 1780 में फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। 1724 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। 1838 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। इसको मैच करना है। तो क्या मैच होगा बच्चे? फर्स्ट एंग्लो मराठा वार इस साल लड़ा गया था, यानी 1775 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हुआ था। 1780 में बच्चों सेकेंड एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट हुआ था। 1824 में फर्स्ट बर्मीज वार लड़ा गया था, स्टार्ट हुआ। 1838 में 1838 में बच्चे फर्स्ट एंग्लो अफगान वार लड़ा गया था। बिल्कुल चंदा मौर्य सही है बच्चे, तो सेकेंड इसका होगा। तो 3412, 3412 सी पार्ट करेक्ट है। अब अगर आप देखिए फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, यानी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर बच्चे 1775 से लेकर यह लड़ाई 82 तक चला था, और इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों से हार गए थे। जिस समय अंग्रेज इंडिया में मराठों से युद्ध लड़ रहे थे, उस समय अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था। इसलिए ब्रिटिश कंपनी के लिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए यह समय डार्क एज कहलाता है। बच्चे सेकेंड एंग्लो मैसूर वार अगर आप देखें तो 1780 से लेकर 84 तक चला था। इस लड़ाई में हैदर अली जीवित था, लेकिन 1782 में हैदर अली का कैंसर से देहांत हो गया था। टीपू सुल्तान, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, युद्ध को जारी रखा, और टीपू सुल्तान 1784 में अंग्रेजों से हार गया। मैंगलोर की संधि 1784 में कर दिया। मैंगलोर की संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमाम शर्तें टीपू सुल्तान पर थोप दिया था। बच्चे फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार 1824 से लेकर 1826 तक चला था। इस लड़ाई में बर्मा का किंग ब्रिटिश कंपनी से हार गया, और 1826 में बर्मा के किंग ने यानदाबू की संधि कर लिया। यानदाबू की संधि के द्वारा बर्मीज किंग ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बर्मा में व्यापार का अधिकार दे दिया था। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार में अगर आप देखें तो 1838 से बच्चे 1842 तक चला था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ में सफल रही, लेकिन बाद में 1842 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। जितने भी ब्रिटिश अधिकारी अफगानिस्तान में अपॉइंट किए गए, वे सब मौत के घाट उतार दिए गए थे। तो ये लड़ाइयां अंग्रेज, मराठा, मैसूर, अफगान और बर्मा से लड़ी गई थी। तो सी पार्ट करेक्ट है। चलिए 31 पर आप अपना विचार दीजिए, ये बता सकते हैं। बॉम्बे वॉज एक्वायर्ड बाय द इंग्लिश फ्रॉम द पोर्चुगीज इन द ईयर। बंबई को अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से किस वर्ष अधिग्रहित किया? ऑप्शन 1662 में, 1612 में, 1600 में, 1595 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बॉम्बे किस वर्ष पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? वेदांत बिल्कुल सही आंसर है, ए पार्ट 1662 में। बच्चे आपको बताएं कि ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स सेकंड की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? ब्रिटिश प्रिंस का नाम चार्ल्स सेकंड था। ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स सेकंड की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से हुआ था। यह पुर्तगाली राजकुमारी थी।
तो बच्चे समझ सकते हैं, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड से हुई। इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने बॉम्बे चार्ल्स सेकंड को दहेज में दिया था। शादी यूरोप में हुआ, दहेज इंडिया में दिया। बाद में चार्ल्स सेकंड ने बॉम्बे आइलैंड या बॉम्बे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड पर एनम के बदले में लीज पर दे दिया। तो चार्ल्स सेकंड को बॉम्बे आइलैंड पुर्तगालियों ने दहेज में दिया था। कब दिया था? 1662 में। और इसके बाद आपको बताएं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों ने इसके बाद कोई आपस में युद्ध नहीं लड़ा, इससे पहले युद्ध लड़ते रहते थे। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया इस्टेब्लिश्ड? भारत में पहली कॉटन मिल कहां स्थापित की गई? ए सूरत में, बी बॉम्बे में, सी अहमदाबाद में, डी कोयम्बटूर में। तो चंदा मौर्य का आंसर आया है। लेकिन बच्चों कॉटन मिल पूछ रहा है, वेदांत ये कॉटन मिल पूछ रहा है। इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉटन मिल सबसे पहले कहां स्थापित किया गया था? ये नहीं पूछ रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपनी पहली फैक्ट्री कहां बनाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री सूरत में है। अब फैक्ट्री का मतलब कॉटन मिल नहीं होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फर्स्ट फैक्ट्री पूछे, फर्स्ट फैक्ट्री का मतलब कारखाना या पहला स्थान जहां पर कब्जा कर लिया, तो सूरत ठीक है। यह इन्होंने 1613 में इस साल स्थापित किया था। ब्रिटिश कंपनी की पहली फैक्ट्री है ये। तो ए पार्ट नहीं होगा, इसका आंसर बच्चे बी पार्ट लगाइएगा। बॉम्बे में कॉटन मिल पूछ रहा है, यहां देखिए ना, कॉटन मिल पूछ रहा है, यानी सूती वस्त्र उद्योग पूछ रहा है, यानी सूती वस्त्र मिल पूछ रहा है। तो इंडिया में पहली कॉटन मिल ब्रिटिश कंपनी की बॉम्बे में स्थापित हुआ था, 1854 में स्थापित किया गया था। इसलिए इसका आंसर बी पार्ट लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 33 आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। मराठा पावर रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द पेशवा सिपाफ। पेशवा, कौन से पेशवा के शासनकाल में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? ऑप्शन ए नारायण राव, बी बाजीराव फर्स्ट, सी माधवराव या डी बाजीराव सेकेंड। तो पीछे हमने डिस्कस किया था कौन सा पेशवा था जो सबसे शक्तिशाली पेशवा था, जिसके शासनकाल में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। तो देखो बच्चे, आंसर इसका बी लगाइएगा, वेदांत का आंसर सही है। बाजीराव फर्स्ट, इसका शासनकाल 1720 से 1740 तक था। यही मोस्ट पावरफुल पेशवा था। इसके शासनकाल में मराठा ताकत अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। बाजीराव सेकंड बच्चे, यह अंतिम पेशवा था। 1795 से लेकर 1851 तक यह लास्ट पेशवा था, यह आखिरी पेशवा था। और जबकि पेशवा पद जहां से वंशानुगत हो गया, उस वे में प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ यह पहले पेशवा थे। 1713 से 1720 तक प्रथम पेशवा, जहां से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था। तो बच्चे फर्स्ट पेशवा ये थे और सबसे ताकतवर पेशवा ये थे, और लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 34। नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ
नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ए शालम, बी बहादुर शाह, सी मोहम्मद शाह, डी फर्रुखशियर। तो आप बता सकते हैं इसको बच्चों, किसके शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर अटैक किया था? नादिर शाह वैसे ईरान का आक्रमणकारी था। नादिर शाह यह ईरान से भारत पर अटैक किया था। इसको ईरान का नेपोलियन कहते हैं बच्चे, नेपोलियन ऑफ ईरान इसको कहा गया है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा गया है। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर अटैक किया था। कब? 1739 में। और एक लड़ाई लड़ा था, लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ करनाल। बच्चे करनाल की लड़ाई लड़ा था, करनाल हरियाणा में। नादिर शाह डिफीटेड। इस लड़ाई में नादिर शाह ने डिफीट किया था सादत खान। बच्चे सादत खान यह मुगल सेना का सेनापति था, यानी मुगल किंग इस समय बच्चे मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला ये मुगल एम्परर था। तो अगर आपसे पूछा जाए तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में अटैक किया था। तो 1739 में करनाल की लड़ाई में नादिर शाह ने सादत खान को हराया, सादत खान को गिरफ्तार कर लिया। मुगल किंग मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह से समझौता कर लिया कि अब 30 लाख ले लो, वापस ईरान चले जाओ। नादिर शाह मान गया, लौटने को तैयार भी हो गया, लेकिन सादत खान को छोड़ा नहीं था। सादत खान ने सोचा कि नादिर शाह उसको ईरान में ले जाएगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। डर के मारा सादत खान ने नादिर शाह से झूठ बोला, कहा अरे तुम 30 लाख में मान गए, अगर तुम दिल्ली पर अटैक करो तो 30 लाख नहीं बल्कि 30 करोड़ रुपया मिलेगा। लुटेरा नादिर शाह लालची था, लालच में आ गया, कहा 30 करोड़ रुपया नहीं मिला तुम्हारे प्राण हर लेंगे। अब नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया और इधर सादत खान ने सुसाइड कर लिया। सोचा 30 करोड़ नहीं पाएगा तो मार डालेगा, तो सुसाइड कर लिया डर के मारा। नादिर शाह दिल्ली पर अटैक किया तो मोहम्मद शाह रंगीला उसको 50 लाख देने को तैयार हो गया। 50 लाख के बदले में लौटने को नादिर शाह तैयार हो गया, लेकिन दिल्ली में अपनी सेना के साथ रुका हुआ था। अकस्मात एक अफवाह फैल गई कि नादिर शाह मारा गया। यह सुनकर मुगल सेना नादिर शाह की सेना पर टूट पड़ी और 500 सिपाही नादिर शाह के मार डाले। नादिर शाह को पता चला, नादिर शाह आग बबूला हो गया और आम नरसंहार करने का आदेश दे दिया। लाखों की संख्या में सिविलियन को मरवा दिया। दिल्ली लाल किले में प्रवेश किया, दिल्ली लाल किले से करोड़ों की संपत्ति लूटा, दिल्ली लाल किले से करोड़ों की संपत्ति लूटा। और देन इसके बाद बच्चों आपको बताएं, तख्ते ताउस भी लूट ले गया था, पीकॉक थ्रोन भी लूट ले गया था। यह इसको तख्ते ताउस भी कहते हैं। इसका निर्माण बच्चे शाहजहां ने कराया था। इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। अब आपसे पूछे अंतिम मुगल किंग जो पीकॉक थ्रोन पर बैठा, मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में पीकॉक थ्रोन नादिर शाह लूट ले गया, पीकॉक थ्रोन को तोड़ लिया, कोहिनूर हीरा निकाल लिया था। तो लास्ट मुगल किंग पीकॉक थ्रोन पर बैठने वाला मोहम्मद शाह रंगीला था। चलिए बच्चों 35th क्वेश्चन आप देखें। हु यूनाइटेड ऑल द सिख्स एंड फाउंडेड अ किंगडम इन पंजाब। किसने सभी सिखों को एकजुट किया और पंजाब में एक राज्य की स्थापना की? ए गुरु नानक, बी गुरु गोविंद सिंह, सी महाराजा रणजीत सिंह, डी गुरु तेग बहादुर। तो बच्चे आंसर इसका याद रखिएगा, सी पार्ट है। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। महाराजा रणजीत सिंह यह पंजाब में सिखों के सबसे ताकतवर किंग थे। इन्होंने सभी सिख मिसलों को इकट्ठा किया था। जैसा कि आप जानते हैं 10th सिख गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद या हत्या के बाद 12 सिख मिसलें बिखर गई थी।
इन सभी सिख मिसलों को इकट्ठा किया आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह स्वयं सुकरचकिया मिशल के थे। यह स्वयं सुकरचकिया मिशल के थे। सुकरचकिया मिशल के महासिंह के घर ही पैदा हुए थे और इनका जन्म 1780 में हुआ था। 1792 में किंग बने थे और 1839 में इनका देहांत हो गया था। तो ये इनका शासन काल है। 1792 से लेकर 1839 तक महाराजा रणजीत सिंह ये पंजाब में सिखों के किंग थे और बहुत ताकतवर थे। लेकिन इनके डेथ के बाद इनके उत्तराधिकारी बेहद निकम्मे सिद्ध हुए। इनके उत्तराधिकारी में अगर आप देखें तो नौनिहाल सिंह, खड़क सिंह, शेर सिंह, दलीप सिंह सब निकम्मे साबित हुए। जब तक महाराजा रणजीत सिंह जीवित थे तब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब पर कोई लड़ाई नहीं थोपा। रणजीत सिंह के डेथ के बाद ब्रिटिश कंपनी ने पंजाब पर 2 लड़ाई थोपा। फर्स्ट एंग्लो सिख वार में सिख हार गए थे। सेकेंड एंग्लो सिख वार में डलहौजी ने सिखों को हराया और 1849 में पंजाब को ब्रिटिश कंपनी में मिला लिया था। बाकी आप जानते हैं गुरु नानक देव फर्स्ट सिख गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु तेग बहादुर 9th सिख गुरु थे, जिनका अभी 400 प्रकाश पर्व मनाया गया। बच्चे, इसी साल इनका 400 प्रकाश पर्व मनाया गया, जिसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली लाल किले पर चढ़कर इस प्रकाश पर्व के बारे में संबोधन किया था। तो गुरु तेग बहादुर का 400 प्रकाश पर्व मनाया गया। ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें बच्चे, द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ महाराजा रणजीत सिंह वाज। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, बताइए। ए पटियाला, बी अमृतसर, सी लाहौर, डी कपूरथला। तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी आपको बताना है। बच्चे, वेदांत इसका आंसर सी पार्ट करेक्ट है। महाराजा रणजीत सिंह की पॉलिटिकल कैपिटल अगर आपसे पूछें, यानी यही कैपिटल पूछा जाए, तो पॉलिटिकल कैपिटल लाहौर थी और रिलीजियस कैपिटल अमृतसर को बनाया था। रिलीजियस कैपिटल अगर आपसे पूछा जाए तो अमृतसर था। अमृतसर में आप जानते हैं गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल इसको औरंगजेब ने तोड़वा दिया था, जिस पर फिर से सोने की परत महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाई थी। संगमरमर का प्रयोग करवाया था और ऊपर गोल्डन टेम्पल के टॉप पर एक सोने का कलश भी रखवाया था। वैसे तो गोल्डन टेम्पल का एक्चुअल नाम हर मंदिर साहिब है। हर मंदिर साहिब, जिसका निर्माण गुरु रामदास ने करवाया था। मुगल किंग अकबर ने अमृतसर की जमीन बीबी भानी को दान में दिया था। बीबी भानी गुरु रामदास की पत्नी थी। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर बसाया और यहीं पर हर मंदिर साहिब बनवाया। गुरु रामदास का पुत्र गुरु अर्जन देव ने इस पर सोने की परत चढ़वाया। औरंगजेब ने तुड़वा दिया और फिर आगे चलकर इसका पुनर्निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने कराया। तो बच्चों, लाहौर इनकी कैपिटल थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद महाराजा रणजीत सिंह की सेना दूसरी बेस्ट आर्मी थी बच्चों। लीजिए अगला क्वेश्चन। इन 1809 महाराजा रणजीत सिंह साइंड अ ट्रीटी विद। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? महाराजा रणजीत सिंह ने 1809 में किससे या किसके साथ, कहिएगा, किसके साथ संधि पर हस्ताक्षर किया था? किसके साथ संधि पर हस्ताक्षर किया था? ए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, बी शालम के साथ, सी किंग ऑफ कश्मीर के साथ, डी रूलर ऑफ सिंध के साथ। महाराजा रणजीत सिंह ने 1809 में किसके साथ संधि किया था बच्चों? तो इसका आंसर ए पार्ट होगा,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बिल्कुल वेदांत। 1809 में बिल्कुल सही है। 1809 में अमृतसर की संधि, यह संधि बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। इसमें बच्चे संधि में था क्या, तो सतलुज को बॉर्डर डिसाइड किया गया था। सतलुज नदी को कंपनी और रणजीत सिंह के बीच का बॉर्डर तय किया गया था। चलिए बच्चे 38वां क्वेश्चन देखिए। द मिसल ऑफ विच रणजीत सिंह वाज लीडर। रणजीत सिंह जिस मिसल के नेता थे वह ए सुकरचकिया मिसल, एलूवालिया मिसल, फुलकलिया मिसल, रामगढ़िया मिसल। ये आप बता सकते हैं। महाराजा रणजीत सिंह कौन सी मिसल के थे, ये क्वेश्चन है। तो बच्चे ए पार्ट पीछे हमने डिस्कस किया था, शुकरचकिया मिसल से बिलोंग करते थे। शुकरचकिया मिसल के महासिंह के घर 1780 में महाराजा रणजीत सिंह पैदा हुए थे। बाकी एलूवालिया मिसल, फुलकलिया मिसल, रामगढ़िया मिसल, भंगी मिसल, निहंग मिसल, इन सब को जीतकर अपने किंगडम में शामिल कर लिया था। तो सबसे ताकतवर पंजाब के किंग महाराजा रणजीत सिंह थे। चलिए बच्चों इसका आंसर बताइए 39th का। Which of the following causes was not responsible for the downfall of Mughal Empire? निम्नलिखित में से कौन सा कारण मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं था? ए डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की दक्षिणी नीति, रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की धार्मिक नीति, मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली, रिवोल्ट्स इन द वेरियस प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर, साम्राज्यों के विभिन्न प्रांतों में विद्रोह। तो बच्चे इसका आंसर सी पार्ट होगा, मनसबदारी सिस्टम जिम्मेदार नहीं थी। सॉरी सी पार्ट नहीं होगा, डी पार्ट लगाइएगा। रिवोल्ट इन द वेरियस प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर, यानी विभिन्न प्रांतों में विद्रोह, ऐसा नहीं था। तो डी पार्ट सही होगा। मनसबदारी प्रथा तो जिम्मेदार थी बच्चे। वेदांत मनसबदारी प्रथा आपने बताया, मनसबदारी प्रथा जिम्मेदार थी, लेकिन मुगल साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में विद्रोह ऐसा नहीं था। मुगल प्रांत के जो गवर्नर, जो नवाब थे, निजाम थे, वह मुगल किंग के अंडर में काम करते थे। तो मेन कॉज यही था, वीक सक्सेसर। औरंगजेब के डेथ के बाद कमजोर उत्तराधिकारी सत्ता में आए, तो मेन कॉज बच्चे वीक सक्सेसर था। औरंगजेब की जिम्मेदारी खुद थी, क्योंकि औरंगजेब ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए पूरा का पूरा मुगल खजाना लुटा दिया था। बाद के मुगलों के पास पैसे की क्राइसिस थी। औरंगजेब की धार्मिक नीति भी जिम्मेदार थी। राजपूतों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने, सतनामियों ने, जाटों ने औरंगजेब के उत्तराधिकारियों का सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में इनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया था। जैसे आप जानते हैं, 9th सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाया, इससे सिख बिल्कुल रुष्ट थे। मनसबदारी प्रणाली भी रिस्पॉन्सिबल थी बच्चे। जो मनसबदार थे उनके पास एक सेना थी, घुड़सवार सेना थी। मनसबदार बाद की कमजोर मुगल उत्तराधिकारियों की बातों को सुनते ही नहीं थे, वे अपनी मनमानी चलाते थे। किसी जमाने में, अकबर के समय में मनसबदारी सिस्टम जो स्टार्ट किया गया, तो अकबर के शासनकाल में मनसबदार मुगल किंग के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। तो मनसबदारी सिस्टम ये अकबर ने स्टार्ट किया था। यह सिस्टम मुगल किंग अकबर ने स्टार्ट किया था बच्चे, लेकिन औरंगजेब के डेथ के बाद मनसबदारों ने मनमानी करना स्टार्ट किया था। हाँ, डी पार्ट नहीं होगा, विभिन्न प्रांतों में, साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में विद्रोह ऐसा नहीं था। प्रांतों में विद्रोह नहीं था, बल्कि हाँ सतनामियों का विद्रोह था,
जाटों का विद्रोह था, राजपूतों का विद्रोह था, तो विभिन्न प्रांत में नहीं होता था, केवल कुछ क्षेत्र में था। तो आंसर डी लगाइएगा। लेकिन हाँ, मेन कॉज अगर आपसे पूछा जाए तो वीक सक्सेसर, मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण कमजोर उत्तराधिकारी था। कमजोर उत्तराधिकारी, कमजोर उत्तराधिकारी विशाल मुगल किंगडम को संभाल नहीं पाए और मुगल किंगडम ताश के पत्ते की तरह ढह गया था। लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फोर्ट ऑफ लोहगढ़ वाज बिल्ट बाय, लोहगढ़ का किला किसके द्वारा बनाया गया था? ए बंदा बहादुर के द्वारा, बी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, सी रणजीत सिंह के द्वारा, डी नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए बच्चे, इस किले का निर्माण गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। बी पार्ट, लोहगढ़ का किला बेहद स्ट्रॉन्ग किला है, इसका निर्माण गुरु गोविंद सिंह ने करवाया था। एक लोहागढ़ का किला है भरतपुर के पास, वो अलग है, उसका जाट नेता महाराजा सूरजमल ने करवाया था। लेकिन लोहगढ़ का यह किला लाहौर में है, गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किला था। गुरु गोविंद सिंह मुगलों से लड़ने के लिए इसको बनवाया था। बाद में गुरु गोविंद सिंह का शिष्य बंदा बहादुर यह लोहगढ़ किले में लड़ता हुआ मुगल किंग फर्रुखशियर द्वारा पकड़ा गया और बाद में इसकी हत्या कर दिया गया। तो चलिए बच्चे 41 का आंसर बताइए। द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल स्वे ओवर द इंडियन कैन बी ट्रेस्ड टू बी द बैटल ऑफ, भारत पर ब्रिटिश राजनीतिक आधिपत्य की स्थापना का पता किस युद्ध से चलता है? भारत पर ब्रिटिश राजनीतिक आधिपत्य, देखिए राजनीतिक आधिपत्य के राइस में ए बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, वांडी वॉश की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई। वेदांत पीछे वाले स्लाइड में हमने प्लासी की लड़ाई बताया था, वो क्वेश्चन अलग है। ये कह रहा भारत पर राजनीतिक आधिपत्य, राजनीतिक आधिपत्य ये पॉइंट है बच्चे। पॉलिटिकल स्वे, राजनीतिक आधिपत्य का मतलब पॉलिटिकल स्वे, तो इसको आप ए पार्ट लगाइएगा। प्लासी तब होगा जब राजनीतिक ना हो, केवल यह दे कि आधिपत्य की स्थापना किस लड़ाई से साबित हो गया था, तो प्लासी की लड़ाई तब होगा बच्चे। लेकिन यहां बक्सर की लड़ाई लगना पड़ेगा आपको। बक्सर की लड़ाई 1764 में, बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को हराया था। बिल्कुल ए पार्ट लगाइएगा बच्चे, ये सही होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को बक्सर की लड़ाई में हरा दिया था और मीर कासिम बंगाल का नवाब था। इस लड़ाई को जीतने के बाद ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था, यानी राजनीतिक आधिपत्य स्थापित कर लिया था। प्लासी की लड़ाई से आधिपत्य स्थापित नहीं किया था, क्योंकि प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा नहीं किया था। प्लासी युद्ध से ब्रिटिश कंपनी के भाग्य ओपन हो गए थे, लेकिन बक्सर की लड़ाई से कंपनी ने बंगाल पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो 1764 में मीर कासिम बक्सर की लड़ाई में हार गया। हेक्टर मुनरो ब्रिटिश कंपनी का सेनापति था। मीर कासिम का साथ शालम सेकंड ने दिया था और सुजाउद्दौला ने भी दिया था, लेकिन कुल मिला के मीर कासिम बुरी तरह से हार गया और भाग गया, और इस तरह से ब्रिटिश कंपनी का कब्जा बंगाल पे हो गया था बच्चों। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर 1765 में बक्सर युद्ध के बाद बन के आया और उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में द्वैध शासन प्रणाली को स्टार्ट किया था। ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में क्लाइव ने स्टार्ट किया था। बाय द वे, प्लासी की लड़ाई आप सभी जानते हैं 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया था। ब्रिटिश कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया। वांडी वॉश की लड़ाई बच्चे 1760 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को इस लड़ाई में हराया और फ्रेंच कंपनी हारने के बाद भाग गई। पानीपत की 3 लड़ाई
1526 में पहली लड़ाई, 1556 में दूसरी लड़ाई, 1761 में तीसरी लड़ाई। पानीपत के मैदान में 3 लड़ाई, 26, 56, 61 में लड़ा गया था। चलिए अब आप 42 का आंसर बताइए बच्चों। फाइनल डिफीट ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। मराठा परिसंघ की अंतिम हार किसके समय में हुई? ए वेलेजली के समय में, बी मिंटो के समय में, सी हेस्टिंग्स के समय में, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। मराठा परिसंघ यानी कॉन्फेडरेसी 42 का आप सी बता रहे हैं, हेस्टिंग के समय में। बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है, सी पार्ट करेक्ट है। अब देखिए वैसे तो 3 लड़ाई थी बच्चे मराठा, इसको एंग्लो मराठा वॉर कहते हैं। यह एंग्लो मराठा वॉर कहलाता है। तो बच्चों 3 लड़ाई लड़ी गई थी। अब देखिए एंग्लो मराठा वॉर में फर्स्ट था 1775 से 82 तक चला था। सेकेंड लड़ाई बच्चों 1802 से 1805 तक चला था। थर्ड लड़ाई 1817 1818 में लड़ा गया था। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट में मराठा जीते थे, सेकेंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, थर्ड में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को बुरी तरह से हराया था। तो इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल था। बाय द वे वेलेजली का शासनकाल बच्चे अगर आप देखें तो इसका शासनकाल लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक था, यानी सेकेंड वाला इसके समय में लड़ा गया था, है ना, वेलेजली के समय में। और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ये लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल था 1813 से 1823 तक। तो थर्ड वाला इसके समय में लड़ा गया था। लेकिन फर्स्ट वाले के समय कौन था बच्चे? इसके समय में फर्स्ट वाले के समय में कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था, है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं था, वॉरेन हेस्टिंग के समय में फर्स्ट वाला लड़ा गया था। तो ऐसा भी क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर किस गवर्नर जनरल के समय में था? वॉरेन हेस्टिंग के समय में था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर लॉर्ड वेलेजली के समय में लड़ा गया। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लॉर्ड हेस्टिंग के समय में लड़ा गया था। तो इसलिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43rd में आप देखें तो आइए बच्चों 43rd बताइए। द आइलैंड ऑफ बॉम्बे वाज गिवन टू इंग्लिश प्रिंस चार्ल्स सेकंड एज डावरी बाय द। बंबई द्वीप को अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स सेकंड ने दहेज के रूप में प्राप्त किया था। किसने दिया था बच्चे इसको? ए डैनिश, बी डच, सी पोर्चुगीज, डी इंग्लिश। वेदांत बिल्कुल सही बता रहे हैं, पुर्तगालियों ने दिया था। तो इंडिया में ये यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी। डेनिश डेनमार्क से आए थे, ये 1616 में इंडिया में आए थे व्यापार करने के लिए। डच 1605 में हॉलैंड से आए थे। डेनिश बच्चों डेनमार्क से आए थे, डेनमार्क यूरोप में है। डच हॉलैंड से आए थे, हॉलैंड का नया नाम नीदरलैंड्स है, हॉलैंड का नया नाम नीदरलैंड्स है। और पुर्तगाली कहां से आए थे बच्चों? पुर्तगाली अगर आपसे पूछा जाए तो यह पुर्तगाल से आए थे 1498 में, वास्को डी गामा। इंग्लैंड से 1608 में आए थे। तो यह यूरोपीय बस्तियां इंडिया में ट्रेड पर्पज से आई थी, लेकिन बाद में ये यूरोपीय बस्तियां इंडिया में आके अपना कब्जा जमा लिया था। चलिए 44th का बताइए। द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया वर। भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, पोर्चुगीज। ये तो आप बता सकते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। लवी बताइए, लवी आपका कोई आंसर आज तक नहीं आया।
आप आते हो थोड़ी देर के बाद चले जाते हो। बताइए इसका आंसर, लेवी बताइए। बाकी हमारे साथ और हैं, चंदा मौर्य का भी आंसर नहीं आ रहा है, मोहनी का नहीं आंसर भी नहीं आ रहा है भाई, नेवी सिंह का भी आंसर नहीं आ रहा है, नेहा झा भी हैं, समीर कुमार भी हैं, वेदांत का ही आंसर आ रहा है, लवी तो आ रही हैं और जा रही हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो बताइए, केवल वेदांत का आंसर आया है और यह भी आंसर वेदांत ने दिया है, डी पार्ट बिल्कुल सही आंसर है वेदांत। चंदा मौर्य का इतनी देर के बाद आंसर आया भाई, डी पार्ट। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और पुर्तगालियों में फर्स्ट पूछे तो वास्को डी गामा। नेहा बिल्कुल ठीक है बच्चे, वास्को डी गामा ये पहला यूरोपियन था। समुद्र मार्ग से 1498 में सर फ्रेंच कम फर्स्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यंस। वेदांत फ्रेंच कम्स ड्यूरिंग टाइम ऑफ मौर्यास। मौर्यंस के काल में फ्रेंच सबसे पहले नहीं आए थे बच्चे, ग्रीक थे, यूनानी थे। आई थिंक आप जानते हो, ग्रीक किंग सेल्यूकस नेक्टर, ग्रीक किंग सेल्यूकस नेक्टर ये सीरिया में राजा था और चंद्रगुप्त ने इसको 305 बीसी में हराया था। हारने के बाद सेल्यूकस नेक्टर ने अपनी डॉटर हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था और फिर सेल्यूकस ने मेगस्थनीज इस मैसेंजर को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भिजवाया था और इसने इंडिका नामक किताब लिखा था, इंडिका इंडियन सोसाइटी पर। तो शायद आप इसको बोल रहे हैं, ये ग्रीक था बच्चे, फ्रेंच नहीं था, फ्रेंच मौर्यों के समय में नहीं आए थे। इटली से आया था, सेंट थॉमस था, इटली का था, वो फर्स्ट सेंचुरी एडी में आया था, फर्स्ट सेंचुरी एडी में सेंट थॉमस आया था बच्चे और यह इटली का प्रचारक था, ईसाई धर्म का प्रचारक था, रोम से आया था, यह इटालियन था। सेंट थॉमस पहला क्रिश्चियन मिशनरी प्रचार करने आया था, इस समय कनिष्क पीरियड में आया था। ये फ्रांसीसी नहीं था, सेंट थॉमस इटली से आया था, रोम से। मेगस्थनीज पहला ग्रीक था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था राजदूत बन के। चलिए 45th क्वेश्चन आप देखिए, ट्रीटी ऑफ बेसिन वाज साइंड विद ब्रिटिश एंड पेशवा। पेशवा द्वारा अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। पेशवा कौन था जिसने बेसिन की संधि किया था बच्चे? तो ऑप्शन में है माधवराव पेशवा, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव सेकेंड। बेसिन की संधि बच्चे डी पार्ट लगाइएगा, बिल्कुल वेदांत। 1802 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के समय में द ट्रीटी ऑफ बेसिन हुआ था, ट्रीटी ऑफ बेसिन। यह 1802 में पेशवा इस संधि के द्वारा लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। तो इस संधि के द्वारा पेशवा एक्सेप्टेड द ट्रीटी ऑफ बेसिन। बाय दिस ट्रीटी पेशवा एक्सेप्टेड सब्सिडरी लाइन सिस्टम। इस संधि के द्वारा पेशवा ने सहायक संधि कर लिया था और फिर पेशवा ब्रिटिश कंपनी के कंट्रोल में आ गया। बाकी मराठा पेशवा, अंतिम पेशवा भी यही था, लास्ट मराठा पेशवा यही था बच्चे। लास्ट पेशवा बाजीराव सेकेंड था। इसके बाद इसका एक एडॉप्टेड सन थे नाना साहेब। नाना साहेब का असली नाम धोंधो पंत था, धोंधो पंत ये नाना साहब का असली नाम था और इनको पेंशन नहीं दिया, जो कि पेशवा बाजीराव सेकेंड को पेंशन मिल रहा था, वो पेंशन नहीं दिया और नाना साहब को न तो बिठूर पैलेस दिया। इसलिए नाना साहब 1857 की क्रांति में ये कानपुर से शामिल हुए थे। नाना साहब 1857 की क्रांति में कानपुर से शामिल हुए थे। बाद में यह पत्नी के साथ नेपाल भाग गए, नेपाल नरेश ने इनकी पत्नी को रख लिया, इनको भगा दिया था। तो ऐसे पेशवा जिनको पेंशन नहीं मिला,
पैलेस नहीं मिला, 1857 की क्रांति में शामिल हुए। यह पेशवा बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे, दत्तक पुत्र थे। तो बताएं बच्चों, कोई डाउट से पूछें, एनी डाउट पूछना चाहें पूछें। तो बाकी बच्चे ये बैच आया है, ये बैच स्टार्ट हो रहा है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का क्रैश कोर्स है। ये इसकी नाम मात्र की फी है, 25 अप्रैल से है स्टार्ट। और बच्चे ये तो चल ही रहा है CUET का एंट्रेंस एग्जाम, इंग्लिश मीडियम साइंस के लिए ये है बच्चे। बाकी ये है नॉन साइंस के लिए, ये फी रखा गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है। फ्री 7 डेज का फाउंडेशन कोर्स चलाया जा रहा है बच्चे CUET का, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और SSC MTS CHSL का बैच मात्र इतनी फी है, 4 अप्रैल से चल रहा है, जिसमें आप लोग भी पढ़ रहे हैं। बाकी रीजनिंग की किताब है बच्चे ये, और ये अंक गणित की किताब है, इसमें ट्रिक है कई सारी। और ये ग्राम समाज विकास उत्तर अधिकारी का है, ये करंट अफेयर्स है लेटेस्ट बच्चे। तो बस आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, इससे आगे पढ़ाएंगे। अगली क्लास में इससे आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे बच्चों, बढ़िया बढ़िया फ्रीडम स्ट्रगल के गांधीयन एरा के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम ले आएंगे। अगली बार आप हमारे से 1857 की क्रांति और उसके आगे के पॉइंट्स क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो अगली क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होना है, आप लोगों को कहीं नहीं जाना बच्चे। ओके बाय, थैंक यू।